मुझे व्यक्तिगत लगता है कि समाज बड़ा बीमार है। देखिए, मेरा ना एक मानना है कि समाज आज नहीं, जब से बना है तब से ही बीमार है। इनर हीलिंग के सापेक्ष चित्त एग्जिस्ट करता है या मन एग्जिस्ट करता है या बुद्धि या आत्मा या अहंकार। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने चित्त को दुरुस्त कर लिया, मान लीजिए मैं ही वो बच्चा हूँ, तो मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से अपने आप को कैसे आगे लेके आ सकता हूँ ताकि वो परेशानी, वो पीड़ा मुझे छोड़ दे। किसी परिवार में माँ बाप में बहुत अनबन होती है, वो बच्चा लगातार उसको देख रहा होता है, तो उस बच्चे के संस्कार उसी तरह के बन रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि लोहा ही लोहे को काटता है। कई बार पागलपन के दौरे को ठीक करने के लिए शॉक देना पड़ता है। इनर हीलिंग एक ऐसा शब्द जिस शब्द के इर्द गिर्द घूमती है पूरी जीवन शैली। एक ऐसी जीवन शैली जिसको आप जीते हैं न जानते हुए कि आप किस शैली में अपने आप को आगे अग्रसित कर रहे हैं। एक ऐसा परिक्रम, एक ऐसा परिवेश जिस परिवेश के सापेक्ष चलते हुए आप अपने जीवन की जिजीविषा को निर्धारित करते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आप अपने जीवन के किस घाव को लिए बैठे हैं। आपको ये भी नहीं पता कि वो घाव आपने स्वयं से आत्मसात किया था या किसी ने आपको दे दिया था। आपको ये भी नहीं पता कि वो आइडेंटिकल चीज़ें जिसके सापेक्ष आप अपना जीवन निर्धारित कर रहे हैं, वास्तव में वो आपको किस तरीके से प्रेषित कर रही हैं और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों की निर्मिति में आप अपना योगदान दिए चली जा रही है। समाज इसके लिए दोषी है, आप इसके लिए दोषी हैं, परिवार इसके लिए दोषी है, या वो परिवेश या ईश्वर? आखिर है कौन दोषी? और ये इनर हीलिंग जैसा शब्द गढ़ा किसने? क्या वास्तविकता में हम अपनी अंतरात्मा, अपनी आंतरिकता को अपने सापेक्ष, अपने स्वरूप में ढालते हुए उसे परिवर्तित कर सकते हैं क्या? ये परिवर्तन संभव हो सकता है क्या? आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाने वाले विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता, इनर अल्केमिस्ट और लाइफ डिकोडर आदरणीय सर्वेश मिश्रा सर हम सभी के साथ में उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। सर, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। इनर हीलिंग एक ऐसा विषय है जिस विषय को समाज अपने जीवन में हमेशा से देखने के लिए प्रयासरत तो रहा, परंतु कभी देख ही नहीं पाया। या यूं कहें कि स्वयं के साथ व्यक्ति समय बिताना चाहता है, परंतु उसके पास समय बिताने के लिए कुछ है ही नहीं। उसे यही नहीं पता कि वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे एक स्टेटमेंट के तौर पे चाहूँगा कि एक स्टेटमेंट आप दें कि व्हाट इज़ इनर हीलिंग, एंड एक्चुअली ये एग्जिस्ट भी करती है या सिर्फ एक डायलेमा है, एक शून्यवाद है जहाँ पे लोग कह देते हैं कि आप अंतरात्मा को हील कर सकते हो, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उसको ठीक करो। ऐसा कुछ है या नहीं है? बिल्कुल है। हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, वो है ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे मतलब बॉडी को ऑपरेट करता है। वो ऑपरेट कहाँ से होती है? आपकी चेतना से ऑपरेट होती है। और चेतना अगर ठीक ठीक है, चेतना का मतलब क्या कि अगर आपकी चेतना डिस्टर्बेंस है तो मन, मस्तिष्क, शरीर सब डिस्टर्बेंस में रहेगा। अगर चेतना ठीक ठीक नहीं है तो परिणाम भी ठीक ठीक नहीं आएंगे। चेतना ठीक से मतलब चेतना कभी ठीक और गलत नहीं होती, वो जो परतें चढ़ जाती हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हील करने का मतलब क्या है कि जो आपका अलाइनमेंट सिस्टम बिगड़ा हुआ है ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम का, जब आप उसको हील करते हैं तो अलाइन करते हैं। जब उसको अलाइन करते हैं तो जीवन आपके अनुसार परिणाम देना शुरू कर देती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि कोई बच्चा हो जो शुरू से घर में दरार धमका के रखा गया हो और उसका ट्रॉमा उसके दिमाग में हो, तो वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जब भी समाज में जाएगा तो वो डरता ही रहेगा, क्योंकि उस ट्रॉमा ने उसकी कंडीशनिंग ऐसी बना दी है। वो अंतर्मुखी हो जाएगा और समाज को कभी फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसने अपने घर में किसी को फेस नहीं कर पाया, घर वालों ने उसका संस्कार ऐसा डेवलप कर दिया। तो सच में इनर हीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत वैशेषिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। योग कहता है कि चित्त पे हम काम करें। इनर हीलिंग के सापेक्ष चित्त एग्जिस्ट करता है या मन एग्जिस्ट करता है या बुद्धि या आत्मा या अहंकार? ये 4-5 चीज़ें हैं टोटल: चित्त, मन, बुद्धि,
आत्मा, अहंकार, इन पांचों चीज़ों को, क्योंकि जब आप सांख्य दर्शन का रुख करते हैं तो अहंकार उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पुरुष, प्रकृति, महत यानी बुद्धि, और फिर अहंकार। अहंकार के लिए भी चीज़ें कई बार सेटिस्फैक्टरी रूप में आगे बढ़ती है, कई बार नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये जो इनर हीलिंग है, अगर मुझे एज अ स्कॉलर आप मानिए कि अगर मुझे अपनी अंतरात्मा को हील करना है तो सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि मेरे अंतर मन के पीछे जो पिछला मेरा स्वरूप है, जो अवचेतन का स्वरूप है, मैं उसमें किसको ट्रॉमेटिक मानूं, कि कौन परेशान है। कई बार तो मन परेशान होता है लेकिन बुद्धि आनंद में रहती है, कई बार बुद्धि आनंद में है, चित्त परेशान है, चित्त आनंद में है, आत्मा परेशान है, आत्मा परेशान है, कई बार अहंकार के कारण हम परेशान हो जाते हैं। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपकी इनमें से परेशान कौन है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने चित्त को दुरुस्त कर लिया तो बाकी सब दुरुस्त हो जाएंगे। कैसे, मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। चित्त यानी कि आपकी वो कॉन्शसनेस अवस्था होती है, ब्रेन एक्टिव होकर के काम करता है। लेकिन सबसे पावरफुल कौन होता है? चित्त, जहाँ पे सब कुछ बैठा हुआ है। जब आप ट्रॉमा की बात करते हैं तो ट्रॉमा कहाँ होता है? मन में होता है, कॉन्शसनेस अवस्था में होती है। क्योंकि दिन भर तो आदमी नॉर्मल होता है, लेकिन कोई एक ट्रिगर पॉइंट आता है, वो एक्टिव राइट एक्टिव हो जाता है। तो वो कहाँ ट्रिगर करता है? वो आपके कॉन्शसनेस में। अब जैसे अहंकार कब डेवलप होता है? चित्त से मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो वो निर्णय अनिर्णय की स्थिति में होगा। सही निर्णय लेगा तो ठीक है, उल्टा निर्णय लिया तो फिर वो दूसरे तरफ जाएगा। तो वहीं से अहंकार भी होता है। मैं ये मानता हूं कि अगर आपका चित्त ठीक नहीं है, आप कॉन्शसनेस अवस्था में नहीं है, तो यही होगा कि दिन भर तो आप सामान्य दिखेंगे, मन आपका सामान्य दिखेगा, लेकिन आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। क्योंकि जैसे ही वो ट्रिगर करेगा वैसे ही आप अहंकार में आ सकते हैं, या बहुत लो जा सकते हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा सकते हैं, या खुद को कमतर रख सकते हैं। वो क्या करेगा? वो ब्रेन करेगा, वो आपको तुरंत बताएगा। फिर वही पिछली बात की अमीगडाला सक्रिय होगा या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा। आप ये समझिए कि किसी को सर में दर्द हो रहा है, पीछे के हिस्से में पूरे दर्द हो रहा है, तो आप लोग ये कहते हैं कि हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत होती है? आयुर्वेद और योग क्या कहता है कि लक्षण पे काम मत कीजिए, आप उसकी जड़ पे काम कीजिए। ठीक है ना? तो अगर सर में दर्द हो रहा है और प्रॉब्लम ब्रेन के किसी हिस्से में है, तो आप पेन किलर दे करके नर्वस सिस्टम को डाउन करके उस समय तक के लिए तो उसको रोक सकते हैं, बस समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि मूल जड़ कहीं और है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कॉन्शसनेस वाली अवस्था आपकी ठीक हो गई तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अगर आप सबको ठीक करना चाहते हैं तो पहले उसको ठीक कर लीजिए जहाँ से सारी चीज़ें उदय ले हो रही हैं या जहाँ से जन्म ले रही हैं। मुख्य सोर्स को सही कर दीजिए, उसको हील कर दीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। वाह, बहुत सही। मुझे लगता है योग शास्त्र ने भी इसी बात को कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। यानी महर्षि पतंजलि ने भी जो आपने उत्तर दिया सापेक्ष, ऑल्दो आप योग के विद्वान नहीं हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं पतंजलि के सामंजस्य को स्वीकार करते हैं। एक बहुत आइडेंटिकल बात और आती है इसमें सर, चाइल्ड पेडागोजी एक सब्जेक्ट है, विषय है पूरा, और चाइल्ड पेडागोजी में जो ज्ञान मीमांसा है वो हमेशा ही इनर हीलिंग को प्रभावित करती है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जो चाइल्ड पेडागोजी की ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी जो है, इसे कैसे इन्हांस किया जा सकता है, कैसे डिलीट किया जा सकता है? इन्हांसमेंट से ज़्यादा डिलीशन पे अगर मैं कार्य करूँ, कि मुझे अगर मान लीजिए कोई मौलिक यथार्थवादिता में फंसा पड़ा हूँ, मैं थोड़ा और इसे सिंपल करते हुए मैं पूछूँ कि एक बच्चा है जो जीवन के किसी अनुभव को प्राप्त किया, और अच्छा या बुरा जो भी रहा, अब उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो उसके मस्तिष्क में है, वो बन चुका है, एक थॉट डेवलप हो चुका है। उस थॉट को यदि हमें जब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और अब वो समाज का हिस्सा है, उस समाज का जिस समाज में हम भी रहते हैं, सो हम ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूँ या मैं किसी संस्था में मैनेजर हूँ, एचआर हूँ, कुछ भी हूँ, हेड हूँ, और मेरी टीम में एक ऐसा मेंबर है जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करता है, और जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे ये क्लियर दिखता है कि इसके बचपने का कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे ये परेशान है, प्रभावित है, लेकिन ऑल्दो वो मुझे एज अ हीलर स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो दो बातें यहाँ पे हैं, हर व्यक्ति, हर मैनेजर, फाउंडर, डायरेक्टर
कैसे स्वयं को एक तो ऐसी चीज़ों में रखे ताकि शॉर्ट कर सके, और दूसरी बात कि वो बच्चा, मान लीजिए मैं ही वो बच्चा हूँ, तो मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से अपने आप को कैसे आगे लेके आ सकता हूँ ताकि वो परेशानी, वो पीड़ा मुझे छोड़ दे और मैं आगे बढ़ाऊँ। मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, इसके बाद आपका उत्तर हो जाए, क्योंकि इस पे बहुत लंबा प्रश्न भी है, लंबा उत्तर भी है, तो इसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। नहीं ठीक है, क्योंकि आपने जिस विषय को छुआ है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके एक के बाद एक सवाल आएंगे। आप ये समझिए कि जब कोई ट्रॉमा बचपने में, चाइल्डहुड में होता है, तो वो अपना लंबा असर छोड़ता है, क्योंकि हम ये मानते हैं, आपका योगशास्त्र भी मानता है ये भी, कि हमारी जो छोटी छोटी क्रियाकलाप होते हैं ना, जो आदतें होती हैं, वही संस्कार में तब्दील हो जाते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। किसी बच्चे के साथ अगर ऐसी कोई परिस्थिति हुई है, जैसे जिस केस को आप बता रहे थे, मान लीजिए किसी चीज़ में हाइपर हो जाता है वो, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करते हैं। किसी परिवार में माँ बाप में बहुत अनबन होती है, वो बच्चा लगातार उसको देख रहा होता है, तो उस बच्चे के संस्कार उसी तरह के बन रहे होते हैं, जो उसके अंदर डेवलपमेंट होती है वो उसी तरीके से होती है। अब ऐसा बच्चा किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो जब कोई इस तरह की घटना होगी, उसको पता भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा, वो ट्रिगर करता रहेगा, और लोग ये सोचेंगे बड़ा शॉर्ट टेम्पर है, ऐसा क्यों हो जाता है। जब आप, और मज़ेदार बात, वो जो अभी हम चित्त की बात कर रहे थे, जब वो अपने कॉन्शसनेस अवस्था में होता है, मतलब जब उसका जो कॉन्शसनेस माइंड होता है, वो वहाँ पे वैसे ही पड़ी रहती हैं, उसको पता नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन उसी के हिसाब से आता है जो बचपन में वो देखा रहता है। अब बात ये आती है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। दो कंडीशन, एक वो कैसे इसको पहचाने और लगे कि ठीक करने की है, और अगर उसने पहचान लिया तो वो ठीक कैसे होगी। तो आप ये समझिए कि कोई बच्चा पिछले 5 साल से लेकर के और 30 साल तक की उम्र तक उस तरह की चीज़ों को देखा है, पला है, बढ़ा है, उसके संस्कार वैसे ही पड़े हैं, तो ये साइंस कहता है कि आपका जो न्यूरल पाथवे होता है ना, वो एक दूसरे रूप में विकसित होता है। अगर सीधे सीधे बोलें तो माइंड की जो वायरिंग होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। वो कैसे गड़बड़ हो जाती है? जब कोई हाइपर होता है, लड़ता है, रिएक्ट करता है, तो उस समय कौन उसके दिमाग को लीड कर रहा होता है? अमीगडाला। फाइट फ्लाइट मूड पे होता है। तो क्या होता है कि उसका वो वाला ब्रेन का हिस्सा ज़्यादा काम कर रहा होता है, जो तर्क शक्ति वाला प्रीफ्रंटल वाला जो हिस्सा होता है, वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे में अगर उस बच्चे ने ये जान लिया है, या उस व्यक्ति ने ये जान लिया है कि भाई मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है, कि नॉर्मल बातचीत में भी मैं गुस्से में आ जाता हूँ, हाइपर हो जाता हूँ, बहुत जल्दी सैड हो जाता हूँ, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे खुश हो जाता हूँ, उसे कहीं ये लगता है, तो अगर वो खुद से काम कर सकता है तो खुद से काम करना शुरू करे, उसका अपना एक प्रोसेस है। और अगर लगता है तो वो किसी भी ऐसे काउंसलर का सहारा ले जो काउंसलिंग करता हो, जो इस विधा को जानता हो। वो जो काउंसलर होगा उसके पास इस तरह के तमाम केस जाते होंगे, वो ये समझ पाएगा दिक्कत कहाँ से हुई है, फिर उसके उस ब्रेन की रीवायरिंग करनी पड़ेगी। और ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है कि ऐसे कंडीशन में फिर ऐसा ही होता है। और जब वो रीवायरिंग होती है ना, तब वो हील होता है, और उसके कॉन्शस अवस्था में वो करना पड़ता है, उसको बता के करना पड़ता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आप देखेंगे जब किसी बच्चे या बच्ची के साथ एब्यूज़ होता है, तो सबसे भयंकर ट्रॉमा वही होता है। उसके लिए 2-3 तरह की टेक्निक लोग अपनाते हैं, जिसके थ्रू एक टाइम पीरियड में उन्हें भी हील करने की कोशिश करते हैं। और वो हील में होता क्या है? नया न्यूरल पाथवे बनाया जाता है। शहरी बच्चे, जो बच्चे शहर में हैं, उनको चाइल्ड अब्यूज़ जैसा एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट उनके ब्रेन में है। जो बच्चे गांव में हैं, सुबह से दोपहर, शाम, दिन, रात गालियां सुनते, गालियां देते हैं, वो इनकी तुलना में, शहरी बच्चों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये बच्चे जो हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करते हैं, जो शहरी बच्चे हैं हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करते हैं, वो इम्यूनिटी लेवल पे बहुत कमज़ोर होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उनको बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है, चश्मा लगना, ऐसी चीज़ें, बाल झड़ना, तमाम चीज़ें। वहीं जो बच्चे गांव में हैं, जो हाइजीन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर है। यानी जितना भी साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आप बता रहे हैं कि हमें लगता है कि बच्चों के साथ में ऐसा ब्रेन उनका ऐसा डेवलप हो जाता है, इस डेवलपमेंट में
आप इसको दोनों स्वरूप से देखें। ऐसा क्या है कि जो ग्रामीण बच्चे हैं वो दार्शनिक भाव में, साइकोलॉजिकल भाव में, सोमैटिक भाव में यानी शारीरिक स्वरूप में, उन सब में इन शहरी बच्चों में जिनके पास खूब सारी सुविधा उपलब्ध है उनके सापेक्ष ज़्यादा तेज होते हैं। ये ह्यूमन रोबोट्स हैं जो शहरी बच्चे हैं, ये ह्यूमन रोबोट्स की तरीके से हो रखे हैं। सुबह उठना, चीज़ें याद करना, विद्यालय जाना, वहाँ पे टॉप करना, नीट, जेई, रैंक 1, रैंक 2, 99% डिग्री प्राप्त करना, ना वैल्यू, ना एथिक्स, ना लाइफ स्टाइल। ग्रामीण बच्चा, आप अभी भारत में यदि सारे अधिकारियों के स्वरूप को निकालें तो उसमें से बहुत बड़ा समूह आपको ग्रामीण बच्चों का दिखेगा, आईएएस, पीसीएस ऑफिसर जितने भी। मैं ये जानना चाहता हूँ और निश्चित हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि ये जो शब्द हैं, चाइल्ड एब्यूज़, मेंटल डेवलपमेंट, है ना, पेडागॉजी हो गई या व्यवहारिक ज्ञान हो गया, बिहेवियरल साइंस हो गई, ये सब ग्रामीण बच्चों पे लागू नहीं होता तो उनकी वायरिंग कभी ख़राब नहीं होती। उनको तो ये है कि वो किसी भी परिस्थिति में लगे रहें, उनको वो जीना सीख जाते हैं। मैं और आप भी ग्रामीण बच्चे हैं, हम भी किसी भी परिस्थिति में जी के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। वहीं अगर कोई शहरी व्यक्ति है और उसको ये बोल दिया जाए कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, ये ऐसा है वैसा है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आपका चेहरा ठीक नहीं है, वो तुरंत बुरा मान जाएगा। और बुरा मानने का मतलब उसको एक ट्रॉमा हमने उसको क्लिक कर दिया। जैसे कोई अश्वेत व्यक्ति है, अफ्रीका का कोई व्यक्ति है और बहुत अमीर हो चुका है, हमने उसे अश्वेत बोल दिया तो वो तुरंत क्रोधित शुरू हो जाएगा, हाउ डेयर यू, आपने कैसे कहा ये। लेकिन वही जो परिस्थितियों से लड़ रहा है उसे आप अश्वेत बोलें, वो न्यूट्रल है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या व्यवहारिक परिस्थितियाँ परेशान करती हैं क्या लोगों को, या परिस्थितियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या, या परिस्थितियों, मनुष्य परिस्थितियों का दास तो है नहीं। तो अगर दास नहीं है, उसका निर्माता स्वयं है, तो ये निर्मिती जनता क्यों नहीं स्वीकार कर पाती है। और फिर ये जो शब्द हैं, आइडेंटिकल शब्द हैं कि नहीं उसने मुझे छोटा, लंबा, काला, गोरा, पीला जो भी बोला, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम अपने बच्चों को योग्य कैसे बनाएं, इस आइडेंटिटी को कैसे धूमिल करें और ब्रेन को कैसे डेवलप करें कि वो उस पर किसी थर्ड पर्सन के वायरिंग स्ट्रक्चर का या उसके शब्दों का माया जाल हमारे ब्रेन पे ना आए। क्योंकि ये प्रश्न हर उस माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है जो स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से है, रहता शहर में है, उसका बच्चा शहर में है और वही चाहता है कि मैं अब इसे कैसे हील करूं, कैसे मैं इस पे डील करूं। मज़ेदार बात क्या है कि आप अपने सवाल में ही सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया। मैं आपके ही सवाल के जवाब आपको बताता हूँ कैसे। एक बात पकड़ते हैं, जो आपने मोरल वैल्यू और एथिक्स की बात की, ये बात सही है कि गांव में कहीं ज़्यादा है। और मोरल वैल्यू और एथिक्स जो है ना, वो केवल आपको एडिकेट से ही नहीं सिखाते हैं, वो आपके जीवन में आपको मजबूत भी बनाते हैं। ठीक है, जब होता है मोरल वैल्यू कि भाई ये चाचा हैं, इनका सम्मान करो, तो वहाँ पेशेंस भी डेवलप हो जाता है। और जिसको सिखाया ही नहीं गया कि ये चाचा हैं और सम्मान करो, तो फिर उनको कुछ भी नहीं समझेगा। तो एक चीज़ तो वहीं लैग कर गया वो। इस तरह से ये जो चीज़ें होती ना, इसके पीछे भी कुछ साइंस होता है जो इसके थ्रू डेवलप किया जाता है। दूसरी चीज़ आप कह रहे थे ब्रेन, ये सच में ब्रेन की वायरिंग का ही गेम है। वहाँ का जो ब्रेन है वो दूसरे तरह से उसकी कंडीशनिंग हो रही है, और यहाँ का जो ब्रेन है उसकी दूसरे तरह से कंडीशनिंग हो रही है। कैसे? जब शहर की एक माँ का बच्चा गिरता है ज़मीन पे, तो माँ कहती है अरे अरे बाबू चोट लग गया तुमको, ले मैंने ज़मीन की पिट्टी कर दी। और जब गांव के किसी माँ का बच्चा गिरता है तो कहती है अरे वाह बेटा तो कूद गया फिर से दोबारा। तो जो गांव का बच्चा है उसका ब्रेन कह रहा है अरे मैं कूद गया, अच्छा अच्छा और मजबूत हूं मैं। गांव वाली माँ बताती है कि तू मजबूत है, तू कूद सकता है। शहर वाली माँ बताती कि अरे इस जमीन ने तुम्हें हर्ट कर दिया, तुम बड़े कोमल हो, तुम दोबारा किए तो तुमको चोट लग जाएगी। अब आपके उस सवाल का जवाब मिला कि क्यों गांव के लोग आईएएस पीसीएस ज़्यादा होते हैं और यहाँ के लोग नहीं होते। क्यों गांव के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं और यहाँ के लोग नहीं होते? क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो अपनी परवरिश, अपना संस्कार और कंडीशनिंग ऐसी ही डेवलप कर रहे हैं। आपने वो कहा कि गांव का लड़का मिट्टी में खेलता उसको कुछ नहीं होता, शहर का लड़का हाइजीन में रहता है तब भी परेशान हो जाता है। अरे उसकी समस्या यही है कि वो हाइजीन में रहता है। आप जब बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पता है शहर में क्या कहते हैं?
अपने बच्चों के शरीर में थोड़ी धूल लगने दें, जमीन पे चलने दें। अखाड़ा याद है? जिम में जाने वाला बच्चा थोड़ा सा सर्द और गर्म हो तो बीमार हो जाता है। अखाड़े में पानी में भीग करके वो अखाड़ा लड़ते थे। यहाँ जिम में एसी लगी हुई है, वहाँ अखाड़े पे जो पानी वो पसीना बहता था उस पे वो मिट्टी चढ़ा देते थे। तो आपने जो मिट्टी आपको मजबूत बनाती थी उससे आपने दूरी बना ली। बंद कमरे में अखाड़ा खोल लिया और एसी चला करके उस पर काम कर रहे हैं। तो दोनों की परिस्थितियां ही अलग हो गई। और मैं आपसे यही कह रहा हूं, सब दिमाग का खेल है। वहां का दिमाग दूसरी तरह का। अब जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। यूपी बिहार से जो पूरब से लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स उधर से क्यों निकलते हैं और इधर के लोग ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं बन पाते हैं? इन दोनों, हर राज्य का अपनी एक संस्कृति है, अपना बोलचाल, अपना कल्चर, अपना खान पान, अपना पहनावा है। जो थोड़े से डेवलप राज्य हैं ना, वहाँ पैसा और संसाधन है। जब उन परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको संघर्ष कम देखना पड़ता है। इसलिए हाई स्कूल इंटर तक तो मौज की ज़िंदगी होती है, उनको मौज से जीना होता है। कोई गोल, कोई एम्बिशन नहीं होता, क्योंकि घर में पैसा पर्याप्त है, कोई अभाव नहीं है। माँ बाप भी ये मानते हैं कि चलो अभी इसकी उम्र है, बाद में ये डेवलप हो जाएगा। जो उस घर का बच्चा आता है ना, वो बड़ा अभाव में पड़ा होता है। उसको सही समय पे 2 ड्रेस भी साथ में नहीं मिल पाते, और कहीं हफ्ते में 3 ड्रेस यूज होते हो तो बड़ी दूर की कौड़ी है। और वहाँ का जो बच्चा होता है वो संसाधन के अभाव में पलता है। वो समय समय पे चीज़ों से सेक्रीफाइस करता है जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं। कई बार अपने क्लासरूम में ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो उसके अंदर एक पेशेंस पल रहा होता है उस चीज़ को पाने का। उसमें ये नहीं होता कि मैं अभी जल्दी से उसको मार दूं, पीट दूं, उससे छीन लूं। नहीं, एक सपना पल रहा होता है, मुझे ऐसा बनना है, टॉप पे जाना है, जो कमियां मेरे परिवार में रही उसको मिटा देना है, मुझे एक नई लकीर खींचनी है। और वो कंडीशनिंग इतनी मजबूत होती चली जाती है कि जब वो हाई स्कूल इंटर तक आता है तो वो अपने एम को चुन लेता है। डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, मतलब इस तरह की चीज़ों में उसको बनना है। क्यों? क्योंकि उसका सपना बहुत बड़ा होता है। किस लिए? क्योंकि परिवार के लोगों ने जो अभाव देखा है ना, उसको दूर करना है। वो अपने साथ उन लोगों को भी लेके चल रहा होता है, एक जिम्मेदारी लेकर के चल रहा होता है। यहाँ वाला बच्चा आराम से सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, उसको अपनी ज़िंदगी दिखती है। माँ बाप भी यही मानते, तू अपनी ज़िंदगी कर ले, हमारी मत सोच। तो उसको पहले ही जिम्मेदारियों से वंचित कर देते हैं, समझदारी से वंचित कर देते हैं, नैतिक मूल्यों से वंचित कर देते हैं। जो संस्कार डेवलप होने चाहिए, जो कंडीशनिंग होनी चाहिए, उससे दूर कर देते हैं। और बाद में वो शिकायत करते हैं। और मज़ेदार बात कि आपने अपने सवालों में ये सब बातें बता दी हैं। राइट 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 सर। एक अब थोड़ा इस बालपन वाले प्रश्न के इर्द गिर्द से आगे बढ़ते हैं। ट्रॉमा की हम बात कर रहे हैं, इनर हीलिंग की बात कर रहे हैं। हमने 2 बातों का उत्तर प्राप्त किया है कि हम अपने चित्त को पहले ठीक करें, वो बाकी चीज़ों को सदा ठीक कर लेगा। फिर परिस्थितियाँ मनुष्य जैसा डेवलप करता चला जाए और फिर उसी के सापेक्ष बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं सर रिलेशनशिप पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इनर हीलिंग को लेके। एक बच्चा है, तकरीबन 24 साल उम्र है। उस बच्चे के पिता जब वो 6 साल का था तो वो मर गए, और वो बच्चा किसी फेमस इंस्टीट्यूट में, एक स्कूल में जाता था। उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए किसी इंस्टीट्यूट कोचिंग में गया। वो थोड़ा डम था। मम्मी उसकी चाहती थी कि ये नीट या जेई ऐसे कुछ करे और निकाले। स्कूल में जब वो गया, जब वो कोचिंग में गया, तो उसके टीचर ने उसकी भरपूर बेइज्जती की। पूरी क्लास को टीचर सराहते और उस बच्चे की उसको बड़ा बेइज्जत करते कि तुझे आता नहीं, तू पढ़ने में बेकार है, ऐसे वैसे। वो बच्चा इतना अंदर अंदर कूलता रहा कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया। और मेरे सामने की बात है सर। और वो बच्चा, जब मैं गया उससे मिलने के लिए कि मैं देखूं, उसकी माता ने बुलाया कि मेरा बच्चा अजीबो गरीब हरकतें करता है। क्या हरकतें करता था कि अगर उसकी कॉपी को कोई छू दे
तो वो तुरंत अपना बाल जो है ऐसे हिलाना शुरू करता था और क्या बोलता था, हु हु। मेरा केस है सर ये। मतलब मैं जिस बच्चे को देख के आया हूँ, मैं जिस बच्चे को ठीक कर गया, मैं देखा उस बच्चे को, उसकी कोई पेन को छू दे तो उस पेन को 25 बार साफ करता और फिर ऐसे ऐसे गर्दन लग हु, ताकि ये तुमने क्यों छुआ। जब उसके कमरे में मैं पहली बार प्रवेश किया तो इतनी पुरानी पेन उसके पास खाली पड़ी हुई थी, सारी किताबें बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन, पूरे दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ। मुझे बताया गया कि ये ट्रॉमा ऐसा था, ये इसके टीचर इसको बेइज्जत करते थे। ऑल्दो हमने जो भी अभ्यास किया, प्रयास किया, बच्चा ठीक है, ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर हो गया, अब तो जॉब भी कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं योग, चलिए वो तो उस फैमिली को लगा कि योग ठीक कर सकता है, योग ने कुछ सहायता दी। इनिशियली उसके ब्रेन में वो ट्रॉमा आज भी है। वो जब भी उस संस्थान के लोगों को देखता है ना तो वो एकदम चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है। चाहे बेहतर से बेहतर अध्यापक वो देख ले, लेकिन वो इरिटेट हो जाता है इंस्टेंट। और फिर उसके अंदर वो उसकी जो कंडीशनिंग है, उसके ब्रेन का जो तार, जो वायर आप बता रहे थे, बड़ा वैज्ञानिक भाव से आपने बताया अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला के बारे में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों के परिवार के लोग होंगे। एक बहन जी हैं, उनका संदेश आया था कि उनकी बिटिया किसी ट्रॉमा से या जो भी बचपन के दर्द से, पेन से, पीड़ा से, भय से गुजर रही है। वो अब कॉलेज जाने वाली है और वो रात्रि में सोते समय यूरिन पास कर देती है। मतलब ग्रेजुएट होने वाली लड़की जो ग्रेजुएशन में जा रही है, जिसकी आयु तकरीबन 18-20 साल, 22 साल है, वो रात्रि में उससे यूरिन स्वतः त्याग हो जा रहा है। निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया ये किसी डर का कारण है, ब्रेन डर रहा है। तो दोनों लोगों को अगर आप उत्तर देना चाहें कि आप अपने पिछले लाइफ स्पैन को ठीक कर सकते हैं, सो इस पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर दीजिए आप कि व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस टू डील विथ सच पीपल सो दैट दे कैन गेट रिड फ्रॉम देयर प्रॉब्लम। उनकी परेशानियों को शॉर्ट किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। और ऐसे बहुत सारे परिवारजन होंगे जो लिख के भेजते हैं। मैं हमेशा कहता भी हूँ इनसे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं साझा कर रहा हूँ, आप लिख के हमें भेजिए अपनी परेशानियाँ। संयोग से लोगों ने भेजा और मैं आपके साथ में आज मुखातिब हूँ इन दोनों प्रश्नों को लेके। और एक्चुअली उनके लिए अंतिम उनका संदेश है, मैं व्हाट्सएप पे दिखा भी दूंगा, एडिटिंग टीम को दे दूंगा, वो लोग लगा देंगे, नंबर हाइड करके लगा देंगे कि क्या संदेश था। उनका अंतिम ऑप्शन आप हो सर। दे टोल मी कि सर एक बार आप पूछिएगा कि व्हाट वी कैन डू बेटर, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका इनर हीलिंग वाला पर्सपेक्टिव सर आपके हाथ में है, प्लीज़। देखिए, एक चीज़ समझिए, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, वो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक उसके अंदर जो चेतना है ना, वो बच्चा ही रहती है। बच्चा से इन द सेंस कि चेतना चेतना होती है, ठीक है ना। और ये जो असर पड़ता है वो चेतना पे ही पड़ता है, जिससे आपका फिर माइंड और कॉन्शसनेस और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जो बच्चा स्वतंत्र होकर के रहना चाहता है, स्वच्छंद रहना चाहता है, अगर उसको उस समय पीड़ा पहुंची है तो भले ही डेवलपमेंट के साथ उसमें परिवर्तन आए, लेकिन वो पीड़ा रहती ही है। ये जब आप इनर हीलिंग वाले सेगमेंट में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अंदर वाला जो बच्चा है वो हमेशा, आप देखें कई बार बुजुर्ग लोग भी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। कई बार बहुत सिंसियर लोग जिनको दुनिया मानता कि अरे ये कितने समझदार हैं, वो जब बंद कमरा में अकेले होते हैं तो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। शीशे के सामने अपने चेहरे को देखते हैं तो अलग अलग तरीके का रंग रूप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से जो मूल स्वरूप है ना, वो वैसा ही है। पहले केस की बात करते हैं जिसमें आप बता रहे थे कि आप गए, उसकी किसी ने कॉपी को छुआ तो वो चिल्लाने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा। पेंसिल को किसी ने छुआ, आपने उसके कमरे को देखा। वो बच्चा दुनिया की नज़र में डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, जब आप बता रहे थे तो उसकी हो मुझे मजबूरी नहीं, उसका गुस्सा दिख रहा था। वो इसलिए था कि जहाँ उसको जवाब देना था
वहाँ वो नहीं दे पाया। जिनके सामने उसको जवाब देना था, जिन पे उसकी जिम्मेदारी पढ़ाने लिखाने की थी, वो नहीं किए, तो इसके अंदर वो खुन्नस बैठती गई। लेकिन इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है इतनी नहीं थी कि वहाँ पे वो विरोध कर पाए, प्रतिरोध कर पाए। ऐसे में वो बंद कमरे में, कई बार आपको पता है कि जब आदमी खुद को थप्पड़ मारता है, खुद को नोच रहा होता है, तो वो बेसिकली दूसरे का गुस्सा खुद पे उतार रहा होता, क्योंकि वो वहाँ नहीं उतार सकता है। इसलिए जब उसकी सबसे प्रिय चीज़ों को, आपने कहा कि किताबें बड़ी सही तरीके से लगी हुई थी, आपने ये कहा कि कमरा बहुत सुसज्जित था, उसने किताबों को, मतलब उसकी मोहब्बत उससे दिख रही थी, लेकिन वो डर, वो गुस्सा, वो मजबूरी भी उसके दूसरे रूप में दिख रही थी। और जब आप लोगों ने उसको केवल और केवल समझने की कोशिश की होगी, तो आधा तो वो अपने आप ठीक हो गया होगा। केवल उसको डिकोड करने की ज़रूरत थी। लेकिन एक बात सही है कि वो ट्रॉमा भले उसका ठीक हो जाए, लेकिन जब भी उस तरह की कंडीशन और सिचुएशन होगी तो उसको ट्रिगर करेगी। तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? फिर से उसको वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, स्कूल में पढ़ने तो नहीं जा सकता, उस जिंदगी को दोबारा तो नहीं जी सकता, लेकिन बदली हुई जिंदगी को फिर से वो जी सकता है। वो क्या हो सकती है कि जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है, यानी कि वो क्लास, टीचर, बच्चों की वैसी संख्या, वो परिस्थितियां जो उसको ट्रिगर करती हैं, उससे वो दूसरे रूप में जुड़ जाए। जैसे आपका एनजीओ चलता है, बच्चे वहाँ भी हैं, टीचर वहाँ भी हैं। उसको हील करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम दूसरे रूप में वहाँ जाएं, उसको स्वीकार करें और उसके मौलिक रूप में बदलाव करें, तो फिर आपके ब्रेन पे बदलाव होगा। वरना वो ट्रामा, वो गुस्सा, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। और जब फिजिकली आदमी किसी के पास जाता है, जब उस समय भी आप लोगों ने कुछ थेरेपी का सहारा लिया होगा, कुछ टेक्निक का सहारा लिया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते और साथ में रहते हैं, पूरे जीवन उनको अवसाद रहता है, हाँ, पूरा परेशान रहते हैं। जब वो 40-50 साल में पहुंचते हैं और संसाधन से संपन्न हो जाते हैं, तो वापस जाकर के कुछ लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को पढ़ने के लिए किताब और कॉपी और तमाम संसाधन मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो सेवा कर रहे होते हैं, वो इसलिए कि वो खुद को हील कर रहे होते हैं। और जब आप उनसे पूछते होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं सुकून मिलता है। वो सुकून इसलिए मिलता है कि वो हील हो रहे होते हैं। आपने सुना होगा कि लोहा ही लोहे को काटता है। कई बार पागलपन के दौरे को ठीक करने के लिए शॉक देना पड़ता है। वो क्या होता है, उसी टेम्परामेंट पे ले जाकर के उसको काटने की कोशिश करते हैं। वो कई बार डर को खत्म करने के लिए आदमी को डर में उतारना पड़ता है, उसको फेस करवाना पड़ता है। ये भी एक तरह की थेरेपी ही है। तो इसलिए जो भी भाई साहब हैं, उनको खुद को हील करने का एक ही तरीका हो सकता है कि उस चीज़ से पहले स्वीकारें उसको। जैसे ही स्वीकारेंगे, ये समझ में आ जाएगा। अभी वो लड़ रहे होंगे, लड़ ये रहे होंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा किया, तो वो एक गुस्सा, एक रिवेंज होगा। उस परिस्थिति को वो स्वीकार लें, फिर सवाल आएगा ठीक है, हो तो गया, तो फिर वो ये तय करेंगे कि ठीक है, अब किसी के साथ ना हो तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो वहाँ से वो हील होना शुरू होंगे। एक दो चीज़ें और भी हैं जो पूरे पॉडकास्ट में तो बहुत विस्तार से नहीं बताई जा सकती, लेकिन इसका एक ही ये है कि जब आदमी कोई ऐसी कंडीशन में होता है और अंदर की बात बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो शरीर के अलग अलग भाषाओं में निकलती है। गुस्सा में निकल सकती है, पछतावे में निकल सकती है, कमज़ोरी बन करके निकल सकती है, क्योंकि जब मुंह नहीं बोल पाता तो शरीर के बाकी अंग बोलना शुरू करते हैं। दूसरा, आपने कहा था उस बच्ची की बात कि वो जो भी बच्ची है, तो बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर कोई ना कोई डर है। डर है तो वो क्या है, क्यों है, उसको बस खोलने की ज़रूरत है। आप लाख दवा करवा लीजिए, आप लाख तमाम तरह की एक्टिविटीज़ करवा लीजिए, लेकिन उसके ब्रेन के उस अवस्था में जब तक वो चीज़ नहीं डिजॉल्व होगी, वो वैसे बना रहेगा, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड पे है ना। उस बच्ची को पता ही नहीं होगा, वो जान करके ऐसा नहीं करती होगी, और जब भी ऐसा होता होगा तो बहुत अपमानित फील करती होगी। उसके लिए तो वो नर्क जैसी बात होगी। हम आप इस पे बात कर पा रहे हैं, जरा उस
बच्ची की अवस्था में जाकर के ये महसूस करने की कोशिश करिए, वो रिश्ते नातों में नहीं जाती होगी, कहीं ऐसी जगह जाती होगी तो उसको बहुत मतलब इस चीज़ को लेकर के या तो खुद से घृणा होती होगी या तो बहुत डर रहता होगा। तो एक बार वो समझने की ज़रूरत है, और वो तब हो पाएगा जब आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, जब जाकर के उसके जीवन के हर पहलू पे समझने की कोशिश करेंगे। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक लाइफ रिसेट वेबिनार कर रहे हैं, और उसकी परम परिणति जो है वो 7 डेज़ वर्कशॉप के तहत होने वाली है, जो 26 जुलाई को वर्कशॉप होगी, ऑनलाइन वेबिनार। आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं, और फिर उसके उपरांत 7 डेज़ की कार्यशाला में आप शामिल हो सकते हैं। तो आपकी तमाम ऐसी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हम शॉर्ट करेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता पिता से बच्चों का द्वंद्व जग जाहिर है। कहा जाता है कि अक्सर एक परिवार में एक बागी होता है। अब कौन बागी हो वो ईश्वर जाने। कई बार बड़ा लड़का बड़ी बिटिया बागी होती है, कई बार मजला या सजला जो भी हो वो बागी होता है। माता पिता को ये दुख रहता है कि बच्चा मेरे जैसा नहीं बना, या मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, या घृणा कर रहा है, या जो भी हो। बच्चे के ब्रेन में एक ट्रॉमा है, कोई पीड़ा है बचपने की, जो उसे परेशान करती है और अपने माता पिता से दूर रहता है। नोएडा की ही एक घटना बताता हूँ, यही सेक्टर 25 की घटना है। एक फैमिली थी जो भारतीय सशस्त्र बलों में अच्छे अधिकारी थे, और मैं उनके यहाँ पहुँचा, और उनकी एक बिटिया एक कमरे में रहती थी। एक बिटिया को मुझे योगा कराना था, 2 बिटियाँ ही थीं। तो एक को जब मैं महीने भर योगा कराया तो मैं देखता अक्सर कि, चूँकि मैं हॉल में करा था, तो मैं देखता कि अक्सर एक दरवाज़ा खुलता, उस दरवाजे से कोई एक छोटे बालों वाली कन्या निकलती, जाती, पानी भरती, और वापस दरवाजे में आके दरवाज़ा ऐसे बंद करती जैसे बहुत क्रोधित हो, और वो बंद करके चली जाती। मैंने एक दिन, मेरे अंदर जिज्ञासा हुई, सुबह का समय, मैंने पूछा कि ये बहन जी कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब ऐसे योगा टीचर जब अगले दिन दिखी तो मैंने उनको प्रणाम किया, तो मुझे बहुत क्रोधित होकर देखी, वापस पानी ली गई, दरवाज़ा बंद किया, प्रवेश। तो एक दिन वो बुजुर्ग जो सेना के थे, उनसे मैंने पूछा कि सर आखिर, चूँकि हमें तो सब समझ में आ जाता है चीज़ें, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब पीड़ा क्या है वो बताएं आप मुझे। तो बेचारे भावुक हो गए और बोले कि मैं आपसे अलग से बात करूँगा। किसी दिन मुझे बुलाया, अपने कमरे में बिठाया और बताया कि ये कन्या लेस्बियन है, इसे पुरुष नहीं भाते हैं, इसे एक कन्या पसंद है और ये उससे शादी करना चाहती है। और हमारा, चूँकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, ये परिवेश बड़ा अलग है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे इस बात को। अब वो पूरा का पूरा, मतलब अब मेरी समझ में ये ना आए कि मैं इसका उत्तर क्या दूं, शॉर्ट कैसे करूं। किसी की ऐसी पीड़ा है, और क्रोध इसी बात का है कि वो कन्या जो है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं, फैमिली हिट करने को रेडी नहीं है, और फैमिली मतलब दोनों एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से खड़े हैं। ऐसी ही एक और घटना है। एक छात्र है हमारा, बड़ी हिम्मत करके उसने एक दिन मेरे को बोला कि सर मैं हूँ मध्य प्रदेश के साइड का, और अब मैं उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में रहता हूँ, और योग ही सिखाता हूँ, और मेरे अंदर पुरुषों के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, और मैं इससे युद्ध लड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी हालत में गे बन जाऊँ, मैं नहीं चाहता। और मेरे अंदर लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये भाव आ रहा है मेरे अंदर। मुझे मेरी सहायता करें सर कि मैं क्या कर सकता हूँ। न तो मेरा शास्त्र इसमें कभी गया, न पतंजलि गए, न कोई स्वात्माराम, घेरन ऋषि, कपिल मुनि, कोई नहीं इस विषय में लिखा। तो मैं शून्य हूँ इस विषय को लेके। और जो छात्र मेरे से ये सवाल पूछता है, जो पिता मेरे से ये प्रश्न पूछता है, और
पूरी तरीके से समर्पित है कि मुझे इसका उत्तर देवें आप, मैं चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को हील करना। सर, समाज आप जैसे लोगों से, इनर अल्केमिस्टों से, उसकी समाज की इल्तिजा है सर कि ऐसे लोगों को आप गाइड करें, क्योंकि बिना आपके इसका उत्तर कौन देगा। एक समाज है जो LGBTQ का समाज है, वो बहुत प्राउडली स्वीकार करता है मोस्ट वेलकम इन आवर कम्युनिटी। एक समाज है जो दुत्कारता है, जो पिता, जो माता, जो जिस जाति समाज से आप आते हैं उस समाज में आपकी इज्जत नहीं बचेगी। और एक समाज है, एक शरीर है जो युद्ध लड़ रही है। अब ये तीनों परिस्थितियों में इसका इलाज कौन करे? ना तो कार्डियोलॉजिस्ट कर सकता, ना गायनोकोलॉजिस्ट कर सकती, ना क्या कहते हैं कि ऑर्थो कर सकता, ना हम लोग कर सकते, ना आयुर्वेदाचार्य कर सकता, ना होम्योपैथ कर सकता। कोई कर ही नहीं सकता तो करे कौन? अब समाज आपके सुपुर्द है सर। बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। मैं इस पे कोई फैसला नहीं दूंगा, मैं बस एक राय देना चाहूँगा। राय भी नहीं, मैं बस एक दर्शन रखना चाहूँगा, उसमें से लोग अपने हिसाब से अपना उत्तर ले लें। आपने कहा कि इसका हल किसी के पास नहीं है, न डॉक्टर के पास, न योग टीचर के पास, न शास्त्रों में कभी कहा गया। एक सवाल तो ये भी है ना कि उन लोगों ने खुद से ये चुनाव तो नहीं किया है, यानी कि उन्हें धरती पे भेजने वाला ईश्वर या वो जिस भी शक्ति को लोग मानते हैं, ये चुनाव उसका है। ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि मेल बना, फीमेल बना, ट्रांसजेंडर बने। अभी तक लीगलाइज रूप से कहीं भी ट्रांसजेंडरों को भी कुछ टाइम पहले तक अधिकार नहीं थे, अब जाके संशोधन हुए ना, कितने जमाने बाद। मेल और फीमेल को तो धरती ने जाने कब का एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? और अगर एक्सेप्ट किया तो फिर उनको जगह क्यों नहीं मिली? ये तो बहुत पहले से चले आ रहा है ना। लेकिन जब उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, जब लगा कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अधिकार की बात हुई। मेल पैदा होना, फीमेल पैदा होना या ट्रांसजेंडर पैदा होना, ये किसी के हाथ में तो नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अब तकनीक बहुत एडवांस हो गई है और लोग ये पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपका कोर्ट और आपके अधिकार भी आपको ये दे दें कि भाई चलिए समाज बेहतर डेवलप हो, तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जहाँ मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल दिखे और बीच में हार्मोन्स की वजह से कोई इस तरह की दिक्कत हो जाए, वो तो धरती पे आएगा। पीछे जो मैं पढ़ रहा था, LGBTQ बोला आपने इसको, बड़ी लड़ाई अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कहाँ कहाँ सड़कों पे प्रदर्शन हुए, उनको अधिकार मिला। उसके बाद यहाँ के लोगों को ताकत मिली, उन्होंने कम्युनिटी बनाई और यहाँ पे भी ढेर सारे लोग हैं उस तरीके के। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी चीज़ पे किसी का कंट्रोल है ही नहीं, तो आप कब तक रोक लोगे? और रोकोगे तो परिणति क्या होगी? आप ये कहोगे कि समाज मुझ पे दोष देगा और ये कैसे संभव है, तो उसके पास एक ही चारा होगा कि खुद को ख़त्म कर लो या सब कुछ छोड़ करके कहीं चले जाओ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर सच में ऐसा है और कुदरती है, तो आपको उसको अगर लगता है कि समाज का इतना भय है, तो उसको उसकी कम्युनिटी के पास चले जाने देना चाहिए, ये कह के कि भाई हमारे अपने बच्चे या हमारा बच्चा गया है कमाने या कहीं और, या जहाँ गया वहीं वो बस गया। ऐसा हो नहीं रहा है। लोग यहाँ से इंडिया से अमेरिका चले जा रहे हैं, दुबई चले जा रहे हैं, दूसरे शहर में चले जा रहे हैं। वैसे भी तीसरी पीढ़ी मूवमेंट करती है अपनी जगह छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि अगर इसका कोई निदान नहीं है और हमारे जो समाज की कंडीशनिंग है, वो उस पर समाज ही सबसे ज़्यादा मतलब लोगों की जो कंडीशनिंग है उस पर समाज सबसे ज़्यादा हावी है। अगर किसी के घर में थर्ड जेंडर पैदा हो जाए तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। बड़े सालों तक तो वो बताते ही नहीं किसी को। फिर जब उस कम्युनिटी को पता लगता है तो वो कम्युनिटी लेकर के जाती है ना अपने साथ उसको। आप तो अपने घर में नहीं रखते हैं ना। तो ये भी एक नई कम्युनिटी जन्म ले रही है। और अगर ऐसा है तो प्रतिरोध करके आप क्या कर लेंगे? नुकसान करेंगे। आपका उत्तर यानी दोनों लोगों के लिए है, उसके लिए जो इस परिस्थिति से जूझ रहा है और उस पिता परिवार के लिए भी। राइट। क्यों मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ,
मेल और फीमेल के अलावा एक और कम्युनिटी तो एग्जिस्ट करती है ना भाई पहले से। आपने उसको क्यों मान्यता दे दी? क्योंकि समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये लोग हैं। और ऐसा नहीं कि एक कोई किसी घर में एक्सेप्शनल केस निकल के आ गया होगा। पूरी दुनिया में इस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है ना, वो लोग अपने अधिकार को मांग रहे हैं ना। अगर ऐसा ही है तो आप अपने घर में भी रख करके क्या करेंगे? वजह क्या होगी? जब आपके घर में रिश्तेदार आएगा, पड़ोसी आएगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, तो या तो खुल करके स्वीकार करिए कि भाई मेरा बच्चा है और इस तरीके से है, फिर तो बल्ले बल्ले। और अगर नहीं स्वीकार कर सकते, उसको बंद कमरे में रखना चाहते हैं, तो दोनों के लिए पीड़ादायक है। और दोनों की पूरी ज़िंदगी माँ बाप जब तक जिएंगे और बच्चा जब तक उनके साथ रहेगा, वो लास्ट मोमेंट तक केवल और केवल पीड़ादायी होगी। सर मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता, मतलब मुझे व्यक्तिगत लगता है कि ये समाज बड़ा बीमार है। इसको सोशल डिजीज़ कही जाए तो कोई बुराई नहीं है। समाज बीमार है। एक कल मैं एक कार्यक्रम में था, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी जैसे नृत्य हो रहे थे, तो वहाँ एक नर्तक आए थे। तकरीबन 200 महिला नृत्यांगनाएं थीं और एक नर्तक थे, पुरुष। गेस्ट में जो वीआईपी गेस्ट थे उसमें 15 पुरुष थे और 2 महिलाएं थीं। और परफॉर्मेंस में 198-99 महिलाएं तो एक पुरुष। तो मैं मंच से पूछा समाज से कि कैसा है तुम्हारा ये समाज कि गेस्ट तुम्हारे सारे पुरुष हैं और परफॉर्मर सारी स्त्रियां। मतलब आपको ये लगता है कि नृत्य जो है वो स्त्रियों का गुण है, तो स्त्रियां इसमें ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं, पुरुष कहाँ हैं? जबकि युद्ध एक पुल्लिंग शब्द है और सबसे बड़ी योद्धा शक्ति कही जाती हैं, आदि जगदम्बा। नृत्य एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नृत्य के पिता शिव कहे जाते हैं, नटराज। तो दोनों समाज तो हमारी परिणति तो ऐसे ईश्वर से होती है। हम एक बीमारू समाज में है सर, जहाँ पे समाज सिर्फ बाधाएं क्रिएट करता है, बैरियर्स क्रिएट करता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। देखिए, मेरा ना एक मानना है कि समाज आज नहीं, जब से बना है तब से ही बीमार है। क्योंकि हमने पीछे भगवान श्री राम की भी बात की, कृष्ण की भी बात की और तमाम साधु संतों की बात की, कबीर की बात की, रहीम की बात की, रैदास की बात की। तो समाज तो शुरू से बीमार रहा है। ये उस व्यक्ति, उस परिवार की चेतना पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, आप पे समाज का कितना प्रभाव है। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए उन कैरेक्टरों को जिनको आज लोग जिनका अनुसरण करते हैं, समाज के विरोध के ही वजह से वो लोग वो निकल के आए। या कहिए कि वो जब अपने मूल रूप में गढ़े जा रहे थे तो पूरा समाज उनका विरोधी था। मुझे याद नहीं है कि ये स्वामी विवेकानंद की लाइन है या महात्मा गांधी जी की, कि वो ये कहते हैं कि समाज से अलग हट करके जब आप कुछ करना चाहते हैं या आप समाज से अलग होते हैं, तो समाज सबसे पहले आपका मजाक बनाता है ताकि आप रुक जाइए, वैसा ना करिए जैसा वो नहीं कर रहे हैं। फिर नहीं मानते और आप आगे चलते हैं तो समाज आपका उपहास उड़ाता है, फिर भी वो रोकने की कोशिश करता है। और उस कदम पे भी अगर आप नहीं मानते तो पूरा समाज आपका विरोधी हो जाता है, क्योंकि वो ये पचा ही नहीं पाता कि आप उससे अलग कैसे हैं। और अगर आप तब भी नहीं रुके तो वो पूरा समाज आपका अनुयायी बन जाता है और आपकी मिसालें देना शुरू करता है। आप उन सबको उठा लीजिए जो समाज से अलग दिखे, अलग काम किए, समाज ने उनको पागल कहा। और उन पागलों ने ऐसा इतिहास रचा कि वो आज लोग उनको इतिहास में पढ़ते हैं। बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं उसे, सही बात है। जिन लोगों ने पागल की कैटेगरी में रखा, दरअसल समाज ये स्वीकार ही नहीं पाता। जैसे आप ये मानिए कि भीड़ में आप उनसे अलग हैं या आपकी चेतना थोड़ी ज़्यादा हो जाए। जब आदमी संत समाज में जाता है या दूसरी जगहों पे जाता है तो उसकी जीवन शैली एक नॉर्मल व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो जाती है।
कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने उसमें मगन रहते हैं, तो आदमी सोचता है यार पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया है क्या, ये कुछ भी कर रहा है। और उसको तो कुछ ऐसा मिल गया है कि उसको इस दुनिया इस समाज से मतलब ही नहीं, वो जानता है कि तुम सब पागल हो, एक दिन तुम सब सिमट जाओगे, लेकिन हमको मालूम है कि हम कहाँ जुड़े हुए हैं, हमारा तार कहाँ जुड़ा हुआ है। तो समाज से अलग जब कोई कुछ करता है या अलग उसको कुछ होता है तो समाज उसको पागल की संज्ञा देता है। इसीलिए आपके जितने भी वैज्ञानिक हुए, आविष्कार करने वाले, जितने भी आविष्कार करने वाले हुए, सबको इस दुनिया ने पहले पागल ही बोला, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ की कल्पना की जिसको आम आदमी सोच ही नहीं सकता। किसी ने बल्ब का, किसी ने टेलीफोन का, किसी ने हवाई जहाज का, किसी ने गाड़ी का, मतलब जिसने भी ये कल्पना की, तो आम आदमी की सोच उससे आगे जाती नहीं है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति समाज में अगुवाई कर रहा होता है, तो जो समाज होता है ना, टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, हंसता है, विरोध करता है, और जब ऐसे लोग खुद को साबित कर देते हैं तो वही समाज अनुयायी बन जाता है।